शाम से ज़रा पहले सरदार की बीवी सारंग बाबा के सलाम के लिए आई। उसकी गोद में एक गोल मटोल सा बच्चा हुमक रहा था। मैं पहली नज़र में उसे पहचान ना सका कि ये वही औरत है जिसके पेट से हमने सांप निकाला था। उस वक्त तो वो हड्डियों का ढांचा थी, लेकिन अब ऐसी खूबसूरत नज़र आ रही थी कि 14वीं का चांद भी देखे तो शर्मा कर रह जाए। सारंग बाबा ने उसके और उसके बच्चे दोनों के सर पर शफकत से हाथ फेरा और फिर उसे दुआएं देकर रुखसत किया। उस औरत के जाने के बाद सारंग बाबा बड़ी देर तक उसके मुतल्लिक बातें करते रहे। वह सरदार की चहीती बीवी थी और उसकी बड़ी बहन भोगमती के राजा नागसीन के महल में थी। बहुत से राजा और राजकुमार उसके साथ शादी करने की आरजू रखते थे, लेकिन सरदार ने तीरंदाजी के मुकाबले में सबको हराकर उसको जीत लिया था। सरदार की इस जीत ने उसके बहुत से दुश्मन पैदा कर दिए थे और जब से वो इस औरत को बीवी बनाकर अपने घर लाया था तब से अब तक कई बार उसके दुश्मन अपनी हार का बदला लेने के लिए उसकी बस्ती पर हमला करने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन वो अपनी हिम्मत और हौसले की बदौलत उन सबके दांत खट्टे करते आया था। लेकिन उस रात ना जाने कैसे दुश्मनों को वार करने का मौका मिल गया। सरदार की बीवी सुबह को सोकर उठी तो उसके पहलू से उसका बच्चा गायब था। सारी बस्ती में कोहराम मच गया। सरदार और उसकी बीवी रोते पीटते आए और सारंग बाबा के कदमों में गिर पड़े। कुछ कीजिए महाराज, ना जाने कौन दुश्मन मेरा बच्चा उठा ले गया है। मेरी मदद कीजिए महाराज, मेरा बच्चा मुझे वापस ना मिला तो मैं कहीं का ना रहूंगा, सरदार कह रहा था। सारंग बाबा ने बड़े सुकून से कहा, हौसला रखो मेरे दोस्त, तुम्हारा बच्चा कहीं नहीं जा सकता। इसके बाद वह मुझसे मुखातिब हुए, अनोशा बेटे ज़रा देखो तो सही हमारे दोस्त का बच्चा कहाँ है। सारंग बाबा के इन अल्फाज के साथ ही मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मैं किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हूँ। मैंने इर्द गिर्द नज़र डाली। नीचे वादी में 2 मर्द और एक औरत चोरों की तरह इधर उधर देखते हुए एक पगडंडी पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। औरत ने किसी बच्चे को उठा रखा था। बच्चा रो रहा था और औरत की कोशिशों के बावजूद चुप नहीं हो रहा था। मैंने वहीं से एक छलांग लगाई और सामने पहुंचकर उनका रास्ता रोक लिया। ठहरो, मैंने गरज कर कहा। मुझे अचानक क्यों अपने सामने देखकर वो घबरा गई। मैंने कड़क कर कहा, कौन हो तुम लोग और ये बच्चा कहाँ से उठा कर लाए हो। पहले तो वो घबरा गई, फिर संभल गई और उनमें से एक शख्स कहने लगा, तू कौन होता है ये पूछने वाला, जा, नहीं तो तेरी माँ तुझे रोती फिरेगी। मुझे ये सुनकर ताव आ गया। मैंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। मेरी माँ तो मुद्दत हुई मुझको रो चुकी है, अब तुम अपनी माँ को रो रो कर याद करो। ये कहकर मैंने फूंक मारते हुए उनके गिर्द चक्कर लगाया तो उनके चारों तरफ आग का एक हल्का बन गया। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम ये बच्चा कहाँ से उठा कर लाए हो। जब तक तुम वापस जाकर इसे सरदार के हवाले नहीं कर देते उस वक्त तक तुम इस आग के हल्के से नहीं निकल सकते। उनका नशा हिरन हो गया। वो जान गए कि उनके सामने जो शख्स खड़ा है उसके आगे उनकी एक नहीं चलेगी। औरत बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी और दोनों मर्द भी एकदम मिन्नत समाजत पर उतर आए। हमारी खता बख्श दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। हम अभी आपके साथ वापस चलते हैं। हम कुछ लोगों के बहकावे में आकर यह हरकत कर बैठे, अब इस खता की मुआफ़ी चाहते हैं। मैंने उनकी मिन्नत समाजत को नज़रअंदाज करते हुए आग से कहा, ए आग, इन्हें वापस सरदार के पास ले चल। ये कहने की देर थी कि आग के हल्के में हरकत हुई और उसने उन लोगों को वापस उस तरफ हाँकना शुरू कर दिया जिस तरफ से वो आए थे। मैं उनके साथ साथ चलने लगा। देर तक इसी तरह चलते रहने के बाद हम बस्ती में दाखिल हुए और उस मकान के दरवाजे पर पहुंचे जहां सरदार ने हमें ठहराया था। दरवाजे में दाखिल होते ही मुझे सारंग बाबा की आवाज़ आई, लो मेरे दोस्त, तुम्हारा बच्चा वापस आ गया है। सारंग बाबा के इन अल्फाज के साथ मैं यूं चौंका जैसे किसी गहरे ख्वाब से जागा हूँ। मैंने हैरत से अपने इर्द गिर्द देखा। मैं बदस्तूर सारंग बाबा के पास बैठा था और सरदार और उसकी बीवी उसके कदमों में पड़े थे और दरवाजे में वो दोनों मर्द और औरत खड़े थे जिन्हें मैंने उस पहाड़ी की चोटी से वादी में देखा था और जिन्हें मैं आग के हल्के में जकड़ कर वापस सरदार के पास ले आया था। बच्चे को देखते ही सरदार की बीवी आगे बढ़ी। उसने उसे औरत की गोद से झपट लिया और फिर बेतहाशा उसका मुंह चूमने लगी। वो दोनों मर्द और औरत सरदार के कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, हमारी खता बख्श दीजिए सरदार, हम आपके दुश्मनों के बहकावे में आ गए थे, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन सरदार उनकी तरफ देखने की बजाय सारंग बाबा की तरफ देख रहा था और सारंग बाबा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे थे जैसे कह रहे हों, क्यों अनोशा बेटे, कुछ पता चला तुम क्या से क्या बन गए हो। हम सरदार से रुखसत होकर सीधे तक्षक नाग के उस मंदिर में पहुंचे जो परवरपुर से कुछ फासले पर चक्कर की शक्ल के चश्मे के किनारे पर था और जहाँ का पेरोहत मेरी खाला का शौहर था। हम वहाँ जेठ के महीने की पूरनमाशी यानी पूरे चांद की रात को वहाँ पहुँचे थे और उस रात वहाँ मेला लगा हुआ था जिसमें शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे।
हम लोगों के उस हजूम में शामिल हो गए जो तक्षक नाग के मंदिर में चढ़ावा देने जा रहा था। लोग खुद ब खुद हमें रास्ता देने लगे और इस तरह बगैर किसी दिक्कत के हम मंदिर के अंदर उस जगह पहुंच गए जहां नागों के राजा तक्षक नाग की एक बहुत बड़ी और खौफनाक मूर्ति रखी थी। उस मूर्ति के पास मंदिर का पिरोहत खड़ा था, मेरी खाला का शौहर। सारंग बाबा की हदायत के मुताबिक मैंने सफ़ेद हीरे तक्षक नाग की नज़र किए। जब मैं नज़र की रस्में अदा कर चुका तो पिरोहत सिंदूर के प्याले में ज़रा सा सिंदूर लेकर मेरे माथे पर निशान लगाने लगा। उसने एक हाथ से मेरा चेहरा ऊपर उठाया तो एकदम चिल्ला उठा, अरे अनोशा, तुमने इतनी देर कर दी, फौरन घर पहुंचो, तुम्हारी खाला सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं हैरान सा होकर पीछे हटाया और फिर मंदिर से निकलकर सारंग बाबा के साथ उस घर की तरफ चल दिया जहां पिरोहत के कहने के मुताबिक खाला सुबह से मेरा इंतजार कर रही थी। पिरोहत की बात ने मुझे एक अजीब उलझन में डाल दिया था। मैं तो खाला से मिले बगैर, बल्कि उनका बताए बगैर सारंग बाबा के साथ चला गया था। तब से अब तक मैंने कई बार सोचा था कि मेरे यूं चले जाने से खाला के दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरी माँ ने मुझे खाला के सुपुर्द ही तो किया था, लेकिन मैं सिर्फ चंद दिन उनके पास रहने के बाद सारंग बाबा के साथ निकल गया था और अब खासी मुद्दत के बाद वापस आया था। तो ना जाने क्यों और कैसे वो सुबह से मेरा इंतजार कर रही थी। हम घर पहुंचे तो खाला दरवाजे में खड़ी जैसे मेरी राह देख रही थी। मैंने करीब पहुंचकर उसे सलाम किया तो उसने झुककर मेरा माथा चूमा। फिर सारंग बाबा से कहने लगी, कहिए महाराज, अनोशा ने आपको मायूस तो नहीं किया? सारंग बाबा बोले, तुम भी क्या बात करती हो बहन, मैं इसे तुम्हारी और तक्षक महाराज की इजाज़त से अपने साथ ले गया था। बल्कि यूं कहो कि मैंने जाप करके तक्षक महाराज से अनोशा को हासिल किया था और तुम्हें खुश होना चाहिए कि इसने इतनी थोड़ी सी मुद्दत में वो कुछ हासिल कर लिया है जो दूसरे जोगी और सन्यासी सारी उम्र टकरे मारते रहे तो भी हासिल नहीं कर पाते। तुम्हारी दुआओं से अब ये वो अनोशा है कि बड़े बड़े राजा इसके आगे सर झुकाएंगे और बड़े बड़े बलवान इसके सामने माथा रगड़ेंगे। शुक्र है मुझे अपनी बहन से शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। खाला कहने लगी, आइए महाराज, मेरी बहन रात मुझे ख्वाब में मिली थी और उसने मुझे आपके और अनोशा के आने की खबर दी थी, इसलिए मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। आइए तशरीफ लाइए। खाला की ये अल्फाज सुनकर मेरा सर अपनी मरहूम माँ के एहतराम में झुक गया। मुझे यूँ मालूम हो रहा था जैसे मेरी माँ की बेचैन रूह मेरी हिफाजत करती रही है। शायद यही वजह थी कि उसने खाला को ख्वाब में सारंग बाबा के और मेरे आने की इत्तला दे दी थी। ये सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। रात हमने खाला के यहाँ बसर की। दिन निकला तो सारंग बाबा ने खाला से कहा, लो बहन, तुम अपने भांजे से मिल चुकी, अब इजाज़त दो कि हम अपने भतीजे से मिलाएं। ये कहकर सारंग बाबा ने खाला से इजाज़त चाही। खाला ने जुबान से कुछ न कहा। शायद उन्हें पहले से मालूम था कि तक्षक नाग के साए में रहने के बावजूद अनोशा को अपनी खाला के पास रहना नसीब नहीं होगा। उसने खामोशी से आगे बढ़कर मेरा माथा चूमा, सीने से लगाकर प्यार किया और फिर सारंग बाबा के कदम छूकर 2 कदम पीछे हट गई। सारंग बाबा ने मुझे साथ लिया और फिर हम उस रास्ते पर हो लिए जो परवरपुर के शहर की तरफ जाता था। परवरपुर में सारंग बाबा का भतीजा रामू अब राजा राम बनकर राज कर रहा था। उसने हमारी बड़ी आवभगत की और करता भी क्यों ना, हमारी बदौलत ही तो वो परवरपुर का राजा बना था, वरना टके शेर खाजे ने तो उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। अब उसके ठाठ बाट ही और थे। राजा बनते ही उसका मूर्खपन गायब हो गया था और उसकी जगह अकल ने ले ली थी। टके शेर भाजी और टके शेर खाजा की रवायत राजा अंबाराई के साथ ही खत्म हो गई थी और इसके साथ ही इंसाफ का वो म्यार भी अपने आप खत्म हो गया था कि जिसकी गर्दन में फंदा पूरा है उसे फांसी दे दी जाए। अब तो राजा राम एक अच्छे और नेक दिल हुक्मरान की तरह परवरपुर पर हुकूमत कर रहा था। वो अच्छा चेला तो ना बन सका, लेकिन अच्छा राजा जरूर साबित हुआ। परवरपुर के तख्त पर बैठने के बाद तीसरे महीने ही राजा राम की शादी सियालकोट के महाराजा की बड़ी लड़की चंदा से हो गई थी और चंद महीने पहले रानी चंदा ने एक खूबसूरत गोल मटोल लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम रतन रखा गया था। वैसे तो रतन की पैदाइश राजा राम और रानी चंदा के लिए बहुत खुशी की बात थी, लेकिन इस खुशी के मौके ने उनके लिए एक ऐसी मुश्किल पैदा कर दी थी जिससे निकलने की कोई सूरत नजर न आ रही थी। सियालकोट के महाराजा ने अपने नवासी की पैदाइश की खुशी में राजा राम को बड़े कीमती और नायाब तोहफे भेजे थे। झिलमिल झिलमिल करते रेशमी कपड़े, जगमग जगमग करते जेवरात और आंखों को चुंधिया देने वाले हीरे जवाहरात और उन सब से बढ़कर चांदी का बना हुआ एक पूरे कद का शेर। एक एक तोहफा अपनी मिसाल आप था और चांदी का शेर तो बिल्कुल ही लाजवाब था। और इन्हीं तोहफों ने राजा राम और रानी चंदा को एक मुश्किल में फंसा दिया था। ये तो ज़रूरी था ही कि राजा राम भी इन तोहफों के जवाब में अपने सुसर को तोहफे भेजे, लेकिन इससे बढ़कर ज़रूरी ये था कि उसके हाथ से जो तोहफे जाएं वो हर लिहाज से उन तोहफों से बढ़ चढ़ कर हों जो सुसर ने उसे दिए थे।
रेशमी कपड़ों, जेवरात और हीरे जवाहरात का मसला ऐसा ना था जो हल ना हो सके। राजा राम अपने ससुर को दुगने तिगने रेशमी कपड़े, जेवरात और हीरे जवाहरात तोहफे के तौर पर भेज सकता था। असल मसला ये था कि चांदी के शेर के जवाब में उसे क्या भेजा जाए। राजा राम और रानी चंदा इस मसले पर कई बार बहस कर चुके थे और अपने दरबारियों से भी मशवरा कर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई मुनासिब सा तोहफा समझ में न आया था। राजा राम की ये मुश्किल हमें उस वक्त मालूम हुई जब रानी चंदा अपने खूबसूरत गोल मटोल बेटे को लिए सारंग बाबा की खिदमत में सलाम के लिए हाजिर हुई। सारंग बाबा रानी चंदा और उसके बेटे को देखकर बहुत खुश हुए। जब रानी ने सारंग बाबा के कदम छुए तो उन्होंने प्यार से माँ बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, हमें अगर तुम्हारी शादी के वक्त इतला मिलती तो 1000 कोस से भी यहाँ आते और तुम्हें तुम्हारी शान के मुताबिक कोई तोहफा देते, पर खैर उसकी तलाफी हम अब किए देते हैं। बोलो बेटी, तुम अपने लिए क्या तोहफा पसंद करोगी? हम कहने को जोगी सही, लेकिन अपनी बेटी की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। रानी चंदा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी दुआओं से कुदरत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आप अगर मुझे कोई तोहफा देना ही चाहते हैं तो बस मेहरबानी करके हमारी एक मुश्किल आसान कर दीजिए। मेरे बाप ने रतन की पैदाइश पर जो चांदी का शेर भेजा है, उसके जवाब में हम क्या भेजें? सारंग बाबा मुस्कुराकर कहने लगे, ये कौन सी ऐसी बात है बेटी जिसने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है? तुम्हारे बाप ने चांदी का शेर भेजा है, तुम उसे सोने का हाथी भिजवा दो। सारंग बाबा की बात सुनकर राजा राम ने कहा, महाराज, क्यों दिल लगी की बात करती हैं? मैंने तो कोई दिल लगी नहीं की बेटे। सारंग बाबा ने कहा, तुम्हारी मुश्किल का हल बताया है कि चांदी के शेर के जवाब में सोने का हाथी भिजवा दिया जाए। राजा राम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी मेहरबानी ने मुझे यह राजपाट दिलवाया है, वरना मैं इस काबिल कहाँ था। लेकिन आप जानते हैं कि परवरपुर का शहर कोई सोने की कान नहीं है। परवरपुर के एक एक घर से सोना ले लिया जाए तो शायद उससे हाथी का एक कान भी न बन सके। सारंग बाबा कुछ कहने ना पाए थे कि फिजा में एक चिंगाड़ की आवाज़ गूंज गई। ये किसी हाथी की चिंगाड़ थी जो दर्द और तकलीफ में डूबी हुई मालूम होती थी। ये क्या माजरा है? सारंग बाबा ने पूछा। ये राजमहल का हाथी है महाराज, राजा राम ने जवाब दिया। मस्ती में आकर पागल हो गया है और सवारी के काबिल नहीं रहा। इसे जंजीरों से बांध दिया गया है। बहुत कोशिश की, लेकिन इसका पागलपन किसी तरह दूर नहीं हुआ। यूं लगता है जैसे मौत ही इसे इस मुसीबत से निजात दिलाएगी। ये सुनकर सारंग बाबा की आंखें चमक उठी। वो बोले, चलो हम चलकर देखते हैं। क्या अजब, कुदरत ने यह सारा खेल तुम्हारे लिए ही रचाया हो। हम राजा राम के साथ उस अस्तबल की तरफ चल दिए जहाँ शाही हाथी जंजीरों में बंधा खड़ा था। राजा राम के अलावा रानी चंदा भी हमारे साथ थी। अस्तबल के महावत अदब से एक तरफ खड़े हो गए और सारंग बाबा जरा करीब जाके हाथी को गौर से देखने लगे। फिर उन्होंने राजा राम से कहा, क्या ये हाथी तुम हमें दे सकते हो बेटे? यहाँ जो कुछ है सब आपका है, राजा राम ने कहा, लेकिन ये पागल हाथी आपके किस काम का? आपने किसी और चीज़ का हुक्म किया होता। नहीं बेटे, सारंग बाबा बोले, इस वक्त तो हमें यही हाथी चाहिए। ये तो आपका हो गया महाराज, राजा राम ने कहा, कुछ और हुक्म कीजिए। तुम सब लोग पीछे हट जाओ, सारंग बाबा ने हुक्म दिया, और खामोश खड़े रहो, किसी के मुंह से जरा भी आवाज ना निकले। राजा राम और रानी चंदा समेत तमाम लोग पीछे हटकर खड़े हो गए। सारंग बाबा ने अपने थैले में से चंद दवाएं निकालकर हथेली पर रखी। उनमें से एक दवा वही 14 हाथ लंबे अजहे की राख थी। दवाएं हथेली पर रखकर वो इंतजार करने लगे। जरा देर बाद हाथी जोर से चिंघाड़ा। जैसे ही हाथी ने सूंड ऊपर उठाई और चिंघाड़ने के लिए मुंह खोला, सारंग बाबा ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर वो दवाएं उसके मुंह में डाल दी। दवाओं के हाथी के मुंह में जाने की देर थी कि वो चुपचाप खड़ा हो गया। अब सारंग बाबा ने अपने थैले से थोड़ी सी राख उस सांप की निकाली जो सरदार की बीवी के जिस्म में से निकला था। वो राख उन्होंने हाथी की सूंड में डाल दी और हाथी का जिस्म यूं बेहरकत हो गया जैसे पत्थर हो गया है। इसके बाद सारंग बाबा ने 14 हाथ लंबे अजहे की राख हाथी के तमाम बदन पर मल दी। इस दौरान में हाथी के जिस्म में जरा सी भी हरकत नहीं हुई। जब वो हाथी के तमाम बदन पर 14 हाथ लंबे अजहे की राख खूब अच्छी तरह मल चुके तो उन्होंने अस्तबल के मुलाजमों से मुखातिब होकर कहा, इस हाथी के इर्द गिर्द और ऊपर नीचे सूखी लकड़ियों का एक ढेर इस तरह लगा दो कि ये सारे का सारा उसमें छुप जाए। सिर्फ इसकी सूंड का सिरा और दुम का सिरा बाहर रहना चाहिए। मुलाजमों ने फौरन हुक्म की तामील की और देखते ही देखते हाथी को सूखी लकड़ियों के ढेर में इस तरह छुपा दिया गया कि सिर्फ उसकी सूंड का सिरा और दुम का सिरा दिखाई दे रहा था। ये काम हो चुका तो सारंग बाबा ने खुद शानी को अपने हाथ में पकड़ लिया और मुझे बीन पर शानी वाली धुन बजाने का हुक्म दिया। मैं बीन बजाने लगा और वह शानी को लेकर हाथी की सूंड के पास खड़े हो गए। जैसे जैसे बीन की लय तेज होती गई, शानी की बेचैनी बढ़ती गई। फिर सारंग बाबा ने शानी की गर्दन छोड़ते हुए उसका मुंह हाथी की सूंड के सिरे के करीब कर दिया।
शानी ने एक जोर की फुंकार मारी। आग का एक शोला सा लपका और हाथी की सूंड और उसके साथ ही उसके इर्द गिर्द चुनी हुई खुश्क लकड़ियों में आग लग गई। अब सारंग बाबा सूंड से हटकर हाथी की दुम की तरफ आ गए। उन्होंने वहां भी यही किया। कुछ देर बाद हाथी की दुम और उसके इर्द गिर्द रखी हुई लकड़ियां भी जल उठीं। अब हाथी सूंड और दुम दोनों तरफ से जल रहा था। इसके साथ ही उसके इर्द गिर्द रखी हुई लकड़ियां भी तेजी से आग पकड़ती जा रही थीं। हाथी के बदन में या लकड़ियों के ढेर में कोई हरकत नहीं थी। यूं लगता था जैसे उन लकड़ियों में छुपा हुआ हाथी काठ का हाथी है। सारंग बाबा की हदायत के मुताबिक 3 दिन 3 रात हाथी के गिर्द आग का अलाव रोशन रहा। चौथे रोज राख हटाई गई तो सारा हाथी सोने का बन चुका था। लो बेटी, सारंग बाबा ने रानी चंदा से कहा, तुम्हारी मुश्किल आसान हो गई। सोने के हाथी की बात हवा के पर लगाकर उड़ी और कहीं से कहीं पहुंच गई। नतीजा ये निकला कि सोने के हाथी के साथ साथ सारंग बाबा और अनोशा भी महाराजा सियालकोट के दरबार में पहुंचे। उसने हमें खास तौर पर बुलवाया था, इसलिए नहीं कि वो हमें कोई इनाम वगैरह दे, बल्कि इसलिए कि वो अपनी बेटी रानी चंदा की तरह वो भी एक मुश्किल से 2-4 था। यह मुश्किल रानी चंदा की छोटी बहन चंपा के बारे में थी। चंपा की शादी महाराजा पोरस के छोटे बेटे अमर से हुई थी। पोरस दरियाए जेहलम और दरियाए चनाब के दरमियानी इलाके का राजा था और उसकी बहादुरी की धाक दूर दूर तक बैठी हुई थी। इस तरह महाराजा सियालकोट के लिए पोरस के साथ रिश्तेदारी फख्र का बायस थी। लेकिन एक नाग न जाने कहां से आन टपका था और यूं नजर आता था जैसे वो इस रिश्तेदारी को तोड़ने पर तुला हुआ है। चंपा शादी के बाद महाराजा पोरस के महल में कुछ दिन गुजारने के बाद वापस सियालकोट आ गई थी। उसकी वापसी के चंद दिन बाद ही एक नाग उसे चिमट गया था। चंपा का शौहर अमर उसे लेने के लिए कई बार सियालकोट आ चुका था, लेकिन जब भी वो आता उस नाग को चंपा के जिस्म से चिमटा हुआ पाता और ये नाग उससे उस वक्त तक जुदा नहीं होता था जब तक अमर वापस नहीं चला जाता था। नाग अगरचे चंपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और उसने चंपा को या किसी और शख्स को भी कभी डसने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो चंपा के शौहर के साथ जाने में रुकावट बना हुआ था। महाराजा सियालकोट अब तक कई जोगियों और सपेरों की खिदमत हासिल कर चुका था, लेकिन वो सब चंपा को इस नाग के पंजे से रिहाई दिलाने में नाकाम रहे थे और अब सोने के हाथी की शोहरत सुनकर महाराजा ने हमें बुलाया था। महाराजा ने हमारी बड़ी खातिर मदारत की और फिर हमें अमर से मिलवाया, जो अभी 1 रोज़ पहले ही सियालकोट आया था। इससे पहले वो चंपा को लेने के लिए 4-5 बार आ चुका था, लेकिन नाग ने उसकी एक न चलने दी थी। सारे किस्से से आगाह होने के बाद हमने अमर को साथ लिया और चंपा के महल की तरफ चल दिए। जब हम वहां पहुंचे तो चंपा अपनी चंद सहेलियों के साथ धूप में बैठी बाल सुखा रही थी। हमें देखते ही वो अदब से खड़ी हो गई और दुपट्टे से सर ढांकते हुए सारंग बाबा को सलाम किया। जीती रहो बेटी, सारंग बाबा ने उसे दुआ दी, सुहाग कायम रहे। अमर जो उस वक्त तक सारंग बाबा की ओट में खड़ा था एकदम सामने आ गया और बड़े जोश से कहने लगा, चंपा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये अल्फाज अमर की जुबान से निकले ही थे कि शूं शूं की तेज आवाज आई। फिर एक नाग ना जाने किस तरफ से नमूदार हुआ और एकदम चंपा को लिपट गया। चंपा जैसे जमीन में गड़ी की गड़ी रह गई, लेकिन उसकी सहेलियां हमारे खौफ के चीखती चिल्लाती भाग गईं। चंपा के मुंह से कोई आवाज न निकली और न उसके चेहरे पर खौफ के आसार नमूदार हुए। मैंने एक नज़र उस नाग पर डाली। काला स्या नाग था। उसने अपना सारा धड़ चंपा के गिर्द लपेट रखा था और उसका चौड़ा फन चंपा के सर के ऊपर यूं उठा हुआ था जैसे उस पर साया कर रहा हो। मैंने एक नज़र उसे देखा और फिर बीन पर एक खास धुन बजाना शुरू कर दी। बीन की आवाज़ सुनकर नाग पहले तो ज़रा सा चौंका, फिर चंपा के जिस्म से उतरकर रेंगता हुआ ज़मीन पर आया और मुझसे 5-6 कदम के फासले पर बैठकर अपना चौड़ा फन लहराने लगा। लेकिन जैसे ही मेरे गले से झूलता हुआ शानी नीचे उतरकर नाग की तरफ बढ़ा, नाग बिजली की सी तेजी से दोबारा चंपा के जिस्म से लिपट गया। शानी वहीं रुक गया और सर झुकाकर मेरी तरफ देखने लगा। वो कह रहा था, अनोशा भाई अब मेरे लिए क्या हुक्म है। इतने में नाग की छूं छूं की आवाज़ आई। वो मुझसे मुखातिब था, जोगी जी मैंने ये सब दाव देखे हैं, बेहतर होगा कि आप सीधे सभाओ यहाँ से चले जाएं। मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा, आपको भी कुछ नहीं कहूँगा। मैंने शानी को उठाकर गले में डाल लिया और उस नाग से कहा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो। नाग ने जवाब दिया, चंपा रानी मेरी बीवी है और मैं इसके पास रहना चाहता हूँ। तुम झूठ कहते हो। मैंने कहा, चंपा रानी तुम्हारी नहीं, राजकुमार अमर की बीवी है। तुम ना जाने कहाँ से आन टपके हो। मैं कहीं से नहीं टपका, नाग ने जवाब दिया। इसी महल के बाग में एक दरख्त की जड़ में मेरा घर है और चंपा रानी बचपन से मेरे साथ खेलती आई है। और ये भी जान लीजिए, मेरी और चंपा की शादी तो उस वक्त से हो चुकी है जब हमें यह भी मालूम नहीं था कि शादी क्या होती है। ये एक और झूठ है। नहीं महाराज, मैं झूठ नहीं बोलता। आप चंपा रानी से पूछ लीजिए, ये छोटी सी थी,
जब इसने फूलों की माला मेरी गर्दन में डालकर मुझे अपना शौहर मान लिया था। आप पूछ लीजिए इसे। मैं इससे बाद में पूछूंगा, पहले तुम ये बताओ कि अब तक तुम कहाँ थे? तुम्हें अगर चंपा के शौहर होने का दावा था तो उस वक्त आते जब चंपा की शादी हो रही थी। ये क्या कि जब उसका शौहर उसे लेने के लिए आया तो तुम आ मौजूद हुए। आपकी बात दुरुस्त है, नाग ने कहा। उस वक्त मैं यहाँ नहीं था, अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था। वो अनंतनाग में रहती है। वो बीमार थी और मैं उसकी खबरगिरी के लिए उसके पास ठहरा रहा। जब वो तंदुरुस्त हो गई तब यहाँ वापस आया और मुझे पता चला कि चंपा की शादी हो गई है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं चंपा को अपने आप से जुदा नहीं होने दूंगा। तुम कुछ और भी कहना चाहते हो? मैंने पूछा। सिर्फ एक बात, नाग ने कहा। वो ये कि आप मेरे और चंपा के मामले में दखल न दें। आपकी उम्र देखकर मुझे तरस आता है। आपको कुछ हो गया तो मुझे अफसोस होगा। मैंने नाग की इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा। अच्छा, तो अब तुम चंपा को छोड़कर एक तरफ हो जाओ ताकि मैं इससे भी दो बातें पूछ लूँ। माफ़ कीजिए, मैं इस चाल में आने वाला नहीं। मैंने चंपा को छोड़ा नहीं और आप इसे लेकर चंपत हुए नहीं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। मैंने कहा, छल फरेब हम जोगियों की आदत नहीं। जो बात होगी 16 ने खरी होगी और तुम्हारे सामने होगी। मेरी ये बात सुनकर नाग आहिस्ता आहिस्ता चंपा के जिस्म से उतरा और रेंगता हुआ उससे चंद कदम के फासले पर कुंडली मारकर बैठ गया। अब मैंने चंपा रानी से कहा, चंपा रानी, मैं जो कुछ पूछूं उसका बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देना। इस बात का बिल्कुल ख्याल न करना कि नाग या राजकुमार अमर यहाँ मौजूद है। जैसे हजूर का हुक्म, चंपा ने कमजोर सी आवाज में कहा। सबसे पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम बचपन में इस नाग के साथ खेलती रही हो? यह ठीक है कि मैं और मेरी सहेलियां बचपन में बाग में खेला करती थीं, तो एक छोटा सा नाग हमारे साथ खेल में आकर शामिल हो जाता था। लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकती कि वो नाग यही था या कोई और। वो मैं ही था, नाग ने कहा। तुम चुप रहो, मैंने नाग को झिड़क दिया। अगर तुमने दोबारा हमारी बातों में दखल दिया तो मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। ये कहकर मैंने चंपा से पूछा, अब तुम ये बताओ चंपा के जो नाग तुम्हारे साथ खेला करता था, तुमने कभी उसके गले में फूलों का हार भी डाला था? मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, चंपा ने जवाब दिया। हम अक्सर बाग से फूल तोड़कर हार बनाया करते थे और एक दूसरे के गले में डाला करते थे। हो सकता है मैंने कभी एक हार इस नाग की गर्दन में भी डाल दिया हो। नाग ने कुछ कहने की कोशिश की तो मैंने छलांग लगाकर उसकी गर्दन दबोच ली। उसकी गर्दन हाथ में आते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। मैं कहना तो कुछ और चाहता था, लेकिन उसे देखते ही जैसे सब कुछ भूल गया। मैं उसे गर्दन से थामकर लहराता हुआ सारंग बाबा की तरफ आया और चीखकर कहने लगा, बाबा जी, ये तो वही नाग है जो उस बस्ती में गाय के थनों से चिमटा हुआ था और फिर हमारी खीर खाकर भाग गया था। सारंग बाबा मुस्कुराकर बोले, मैं तो इसे देखते ही पहचान गया था अनोशा बेटे। सिर्फ इस इंतजार में था कि तुम भी इसे पहचान जाओ। मैंने नाग से मुखातिब होकर कहा, दोस्त, हमें बिल्कुल यकीन नहीं था कि हमारी दूसरी मुलाकात इतनी जल्द हो जाएगी। ऐसा मालूम होता है कि तुम अपनी जल्दबाजी की वजह से सारी शर्तें पूरी नहीं कर सके। वो मामला तो जो है सो है, लेकिन हम यहाँ चंपा रानी के सिलसिले में आए हैं और मैं तुमसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर चंपा रानी ने बचपन में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए एक हार तुम्हारे गले में डाल दिया था तो तुम्हें यह हक नहीं है कि ज़बरदस्ती उसके शौहर बन बैठो। और तुम तो नाग हो, एक नाग किसी औरत का शौहर कैसे हो सकता है? शायद तुम ये समझ रहे होगे कि किसी न किसी दिन नाग से आदमी की शक्ल में आ जाओगे, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। ये कहकर मैंने नाग की तरफ देखा। वो मेरे हाथ में बुरी तरह तिलमिला रहा था, लेकिन उसके फन से तनाव और अकड़फों की जगह बेबसी झलक रही थी। मेरी बात के जवाब में उसने कुछ कहने की कोशिश नहीं की। वो कहता भी क्या, मामला ही कुछ से कुछ हो गया था। मैंने फिर नाग से कहा, तुमने अपने रवैये से चंपा और अमर को ही तकलीफ नहीं पहुंचाई, बल्कि उनके खानदानों के दरमियान रिश्तेदारी के बंधन को तोड़ने की कोशिश की है। तुम्हारा ये जुर्म कोई मामूली जुर्म नहीं है, लेकिन यकीन रखो कि हमारी तरफ से या इनकी तरफ से तुम्हें इस जुर्म की कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। तुम तो हमारे भगोड़े मुजरिम हो जिसे तकदीर का हाथ फिर से हमारे पास वापस ले आया है। तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए, इसका फैसला तो सारंग बाबा ने उसी वक्त कर लिया था जब तुम्हें गाय के थनों से छुड़ाकर पटारी में बंद किया गया था। ये कहकर मैंने उस नाग को सारंग बाबा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आपका मुजरिम हाजिर है। सारंग बाबा तो इसके लिए जैसे पहले से तैयार थे। उन्होंने झट अपने थैले से कुछ दवाएं निकाली और सांप का मुंह खोलकर उसके हलक में उंडेल दी। दवाएं उसके हलक में उतरते ही वो जरा देर को तड़पा फड़का और फिर ठंडा हो गया। सारंग बाबा ने फौरन एक कोरी हांडी मंगवाई, उसमें कुछ दवाएं छिड़की, नाक को उसमें बंद किया, ऊपर से कुछ दवाएं डाली और फिर हांडी का ढक्कना मजबूती से बंद करके उसके चारों तरफ एक एक उंगली मोटा मिट्टी का लेप कर दिया। इस काम से फारिग होकर वो चंपा से मुखातिब हुए, चंपा बेटी, तुम बड़ी भागवान हो। कुदरत तुम्हारा और अमर बेटे का जोड़ा कायम रखे।
तुम्हें अपना शौहर मिल गया, अमर को उसकी बीवी मिल गई और हमें हमारा भगोड़ा नाग मिल गया। कुदरत यूं ही सबके काम संवारती है। और फिर महल में मुबारक सलामत का एक शोर सा मच गया। छोटे बड़े सब चंपा और अमर को मुबारकबाद देने लगे और हमारे पाँव छूने और हाथ चूमने लगे। यूं लगता था जैसे रावी से लेकर चनाब तक खुशी की एक लहर दौड़ गई है और अभी इस लहर को चनाब से चलकर जेहलम तक जाना था। हम सियालकोट में सिर्फ 7 दिन तक ठहरे और वो भी सिर्फ इसलिए कि एक तो चंपा की रुखसती की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएं और दूसरा ये कि सारंग बाबा ने भगोड़े नाग को जिस हंडिया में डाला था वो 7 रोज तक दहकते हुए तनूर में रखी रहे। राजकुमार अमर ने सारंग बाबा को पहले ही इस बात पर आमादा कर लिया था कि सारंग बाबा और मैं उसके साथ जाएं। चुनाचे जब चंपा रानी की डोली निहायत शान शौकत के साथ सियालकोट से महाराजा पोरस की राजधानी की तरफ रवाना हुई तो राजकुमारी अमर और दूसरे लोगों के अलावा सारंग बाबा, मैं और शानी भी उसके साथ थे। मैंने महाराजा पोरस को देखा तो बस देखता ही रह गया। निकलता हुआ ऊंचा लंबा कद जो 5 हाथ से कम नहीं था, गट्ठा हुआ भारी जिस्म और बारोब चेहरा। उसकी आंखों में उकाब की सी तेजी थी और उसका चौड़ा चेहरा देखकर यूं लगता था जैसे कोई शेर बब्बर है जो कोई दम में अपने शिकार पर झपटा चाहता है। मैं चंद लम्हे उसके चेहरे पर निगाहें जमाए खड़ा रहा और फिर मेरा सर खुद ब खुद उसके आगे झुक गया। ये वो राजा था जिसने मेरे बाप टेक्सला के राजा अंबी को एक बार नहीं कई बार नाक को चने चबवाए थे। जब मैं कश्मीर की तरफ जाते हुए टेक्सला से गुजरा था तो एक सराय में मुसाफिरों की जुबानी मुझे मालूम हुआ था कि कुछ रोज पहले महाराजा पोरस और राजा अंबी के दरमियान एक खौफनाक लड़ाई हुई है। उस लड़ाई में पोरस ने अंबी की फौजों का पलीथन निकाल कर रख दिया। उसके हजारों प्यादे सिपाही और सवार खेत रहे थे। उसके निस्फ से ज्यादा जंगी रिथ बेकार हो गए थे और उसके घुड़सवारों में से एक भी ऐसा न था जिसे कोई जख्म ना आया हो। महाराजा पोरस को ही नहीं, राजा अंबी के वजीरों और दरबारियों को भी यकीन था कि इस शिकस्त के बाद राजा अंबी फिर कभी राजा पोरस के मुकाबले में आने की जुर्रत नहीं करेगा। इस खबर ने उस वक्त भी मेरे दिल पर कोई खास असर नहीं किया था। मैंने इसे यूं सुना था जैसे ये शिकस्त मेरे बाप की नहीं किसी और राजा की थी और उस वक्त मेरी निगाहों के सामने लंबे कद और बारोब चेहरे वाला महाराजा पोरस था जिसने राजा अंबी को इबरतनाक शिकस्त दी थी। लेकिन मैं उसकी तरफ यूं देख रहा था जैसे उसने मेरे बाप को नहीं किसी और राजा को शिकस्त दी थी। महाराजा पोरस ने हमें बड़ी इज्जत से अपने महल के खास मेहमान खाने में ठहराया और अपने बेटे अमर को ताकीद कर दी कि हमारी खातिरों मुदारत में कोई कोताही न होने पाए। अमर हमारी खिदमत में हर वक्त यूं रहने लगा जैसे वो राजकुमार नहीं मेहमान खाने का मुलाजिम है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे और फिर एक एक करके 10 दिन गुजर गए। हम महाराजा पोरस के मेहमान खाने में 10 दिन से पड़े रोटियां तोड़ रहे थे। इन 10 दिनों में राजकुमार अमर को छोड़कर हमने राजा पोरस के खानदान के किसी शख्स की शक्ल नहीं देखी थी। राजा के दरबार का कोई मुलाजिम, अमीर, वजीर या दरबारी बल्कि दरबान तक हमारे पास नहीं आया था। मुझे ये ख्याल होने लगा कि महाराजा हमें शायद भूल ही गया है, लेकिन मेरा ये ख्याल गलत था। राजा पोरस की निगाहें उकाब की निगाहें थीं और उसका जहन शायद हाथी का जहन था। जो शख्स एक बार उसकी नज़रों में आ जाए फिर वो उसे भूलता नहीं था। और हमारी तो बात ही दूसरी थी और ये बात हमें 11वें दिन मालूम हुई जब राजा के दरबार से हमारे लिए दरबारी लिबास लाए। दरबार में एक जश्न था, हमें वो खास दरबारी लिबास पहनकर जश्न में शामिल होना था। यह जश्न अमर की बीवी चंपा के आने की खुशी में था। हम दरबार में पहुंचे तो हमें महाराजा ने अपने करीब खास नशिस्तों पर जगह दी। हम अगरचे इससे पहले एक जश्न में शामिल हो चुके थे, लेकिन वो जश्न एक बस्ती के सरदार का था और ये जश्न महाराजा पोरस की तरफ से था जिसकी शानो शौकत अपना जवाब आप थी। जश्न का आगाज चंद मजहबी रस्मों से हुआ। ये रस्में अदा हो चुकी तो शायर आगे बढ़े। उन्होंने झुककर महाराजा को सलाम किया और फिर उसकी शान में चंद शेर पढ़े। उन शेरों में महाराजा की शुजात, हिम्मत, हौसले, शान, आन बान, गैरत के साथ साथ उसकी सखावत और दरिया दिली की बड़े खूबसूरत अंदाज में तारीफ की गई थी। शायर शेर पढ़ चुके तो महाराजा पोरस ने कीमती हीरों की 2 मालाएं उन्हें इनाम में दी। मेरा ख्याल था कि सरदार वाले जश्न की तरह यहाँ भी कुछ खेल तमाशे होंगे, लेकिन शायरों के बाद नाचने वालियों की टोलियां आ गईं। एक टोली नाच खत्म करती तो दूसरी शुरू हो जाती, दूसरी का नाच खत्म होता तो तीसरी आ जाती। कभी कोई 2 दर्जन टोलियां थीं और किसी टोली में भी नाचने वालियों की तादाद 10 से कम नहीं थी। महाराजा ने हर टोली को अशरफियों की एक एक थैली इनाम में दी। नाचने वालों की टोलियां हटी तो दरबार में एक बिजली सी कौंध गई, लेकिन ये बिजली आसमानी नहीं ज़मीन की ही थी।
महाराजा के दरबार की सबसे ज्यादा नामवर, सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा तेज तर्रार रकासा ओशा एक पर्दे की ओर से निकलकर दरबारियों के दरमियान आ गई। ओशा ने आगे बढ़कर महाराजा पोरस को सलाम किया और फिर उसकी नज़रें महाराजा से हटकर दरबारियों का जायजा लेते हुए मेरे चेहरे पर आकर रुक गईं। मैं और सारंग बाबा अगरचे खास दरबारियों के लिबास में थे, लेकिन ये लिबास एक तरह से शाही सुपेरों का था। बीन मेरे हाथ में थी और सारंग बाबा के हाथ में भी, और शानी बड़े मज़े से मेरे गले में लिपटा हुआ झूम रहा था। ओशा छोटे छोटे कदम उठाती बिल्कुल मेरे सामने आकर रुक गई और बोली, उठो, आओ, तुम बीन बजाओ, मैं नाचूंगी। मैं हैरान रह गया। सारंग बाबा कहने लगे, अरे लड़की, जानती भी हो ये कौन है? ओशा ने बेपरवाही से कहा, नहीं जानती तो जान लूंगी, उठो, आओ, बीन बजाओ। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ थाम लिया और अपनी तरफ खींचने लगी। मैंने बेबसी से सारंग बाबा की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में उनसे इजाज़त तलब की। उन्होंने हाथ बढ़ाकर शानी को मेरे गले से उतार कर अपने हाथ में ले लिया और बोले, चलो बेटे आगे बढ़ो, ये ओशा है तो तुम अनोशा हो, डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। सारंग बाबा के ये अल्फाज सुनते ही मेरी सारी हिचकिचाहट दूर हो गई और मैं बीन संभाल कर उस खुली जगह में आ गया जहां नाचने वाली टोलियां नाचती रही थीं। ये जगह महाराजा के तख्त के ऐन सामने एक बड़े से दायरे की शक्ल में थी। ओशा भी आगे बढ़ी और उस काली दायरे के एक गोशे में बैठ गई। मैंने सारंग बाबा की सिखाई हुई एक धुन बजानी शुरू की। ओशा बड़े इत्मीनान से फर्श पर बैठी धुन को सुनती रही और आहिस्ता आहिस्ता पाँव हिलाती रही। मैं वो धुन छोड़कर एक और धुन बजाने लगा। वह फिर भी उसी तरह बैठी पाँव हिलाती रही। मैंने एक एक करके कोई 10 धुनें बदली, लेकिन ओशा बड़े आराम से बैठी उन्हें सुनती रही और आहिस्ता आहिस्ता पाँव हिलाती रही। 10वीं धुन बजाते हुए मेरी और उसकी आंखें चार हुईं। उसकी आंखें कह रही थीं, कोई ऐसी धुन बजाओ जो ओशा के लायक हो, ये क्या पी पी कर रहे हो? और मैं सब कुछ छोड़कर एकदम महाताली पर आ गया। महाताली छेड़ी ही थी कि ओशा तड़प कर उठ खड़ी हुई और फिर जो ओशा ने नाचना शुरू किया तो क्या बड़े क्या छोटे सब दरबारियों पर जादू सा कर दिया। जैसे जैसे मेरी बीन की धुन तेज होती गई, ओशा के नाच में तेजी आती गई। अब रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी। इतनी देर तक बीन बजाते रहने के बावजूद मैं अपने आप को बराबर ताज़ा दम महसूस कर रहा था और पूरे जोश से बीन बजाए जा रहा था। ओशा भी यूं जोश से नाच रही थी जैसे वो थकावट नाम की किसी चीज़ को जानती ही नहीं। ये तिलिस्म ना जाने और कितनी देर जारी रहता कि खौफ और दर्द में डूबी हुई एक चीख ने सब दरबारियों को चौंका दिया। ये चीख महाराजा पोरस के बड़े बेटे की थी जो महाराजा के करीब ही बैठा था। बीन खुद ब खुद मेरे होंठों से अलग हो गई और इसके साथ ही ओशा के नाचते हुए पांव रुक गए। मेरी निगाहें फौरन महाराजा पोरस के तख्त की तरफ उठी। एक सांप ने महाराजा के बड़े बेटे की पिंडली पर डस लिया था और अब वो महाराजा के पांव की तरफ बढ़ रहा था कि सारंग बाबा के हाथों में झूलता हुआ शानी अपनी जगह से उछला और उस सांप से गुथ गया। महाराजा पोरस घबराहट के आलम में सांप सांप कहते हुए उठ खड़े हुए। दरबार में चारों तरफ सांप सांप का शोर बरपा हुआ और एक अफरा तफरी सी मच गई। सारंग बाबा खुद महाराजा के बड़े बेटे के पास पहुंच गए और जरा सी देर में सांप कांटे का असर दूर कर दिया। उतनी देर में शानी उस सांप को काबू में कर चुका था। वो उसकी गर्दन को मुंह में दबाए मेरे सामने ले आया और कहने लगा, अनोशा भाई, मुजरिम हाजिर है। मैंने झुककर एक हाथ से उस सांप की गर्दन थाम ली और दूसरे हाथ से शानी को उठाकर अपने गले में डाल लिया। फिर मैंने उस सांप की तरफ देखा। कोई हाथ भर का था। शमों की रोशनी में उसकी जिल्द चांदी की तरह चमक रही थी। दरबार में अभी तक अफरा तफरी सी मची हुई थी। मैं सांप को थामे महाराजा पोरस की तरफ बढ़ा, झुककर उन्हें आदाब किया और फिर कहने लगा, महाराज, ऐसा मालूम होता है कि आपके किसी दुश्मन ने आप पर वार करने की कोशिश की है। वो अपने वार में कामयाब तो नहीं हो सका, लेकिन अभी पता चल जाता है कि वो दुश्मन कौन है और उसने किसको अपना अल्लाहकार बनाया है। आप हुक्म दे महाराज के सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं और कोई शख्स दरबार से बाहर ना जाए। महाराजा पोरस ने उसी वक्त गरजदार आवाज़ में हुक्म दिया कि सब लोग बैठ जाएं। उनके हुक्म की देर थी कि सब दरबारी फौरन अपनी अपनी जगह बैठ गए। चारों तरफ खामोशी छा गई। सारंग बाबा बड़े राजकुमार को संभालने में लगे हुए थे। मैंने अपने हाथ में थामे हुए सांप से कहा, ओ कमबख्त, बता तुझे यहाँ कौन लाया है? नाग ने मेरी इस बात का कोई जवाब ना दिया तो मैंने कहा, तुझे अगर जिंदगी अजीज है तो सच सच बता दे कि तुझे यहाँ कौन लाया है, वरना याद रख मैं शानी को हुक्म दूंगा और वह भी तुझे जलाकर भस्म कर देगा। सांप ने हिचकिचाहट के बाद मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ कहा और वो लफ्ज़ था ओशा। सांप से ओशा का नाम सुनते ही मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। ओशा गायब थी। उसे मेरे करीब ही मौजूद होना चाहिए था। अफरा तफरी में उसे खिसक जाने का मौका मिल गया। मैंने महाराजा पोरस को आदाब किया और कहा, महाराज, इस सांप को यहाँ ओशा लेकर आई थी। ये सुनते ही महाराजा गुस्से से थर्रा उठे। हैं ओशा?
उसे गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश किया जाए। महाराजा पोरस के सिपाही उसी वक्त चारों तरफ फैल गए। उन्हें यकीन था कि वो ज़रा की ज़रा में उसे गिरफ्तार करके महाराजा के कदमों में डाल देंगे, लेकिन ये उनकी खुशफहमी थी। उन्होंने महल का चप्पा चप्पा देख डाला, शहर का कोना कोना छान मारा, इर्द गिर्द की तमाम बस्तियां देख डाली, लेकिन ओशा का कहीं पता न चला। मुसलसल 1 माह तक ओशा की तलाश जारी रही। चनाब से जेहलम तक के दरमियानी इलाके की कोई बस्ती न थी जहां महाराजा के सिपाही ओशा की तलाश में ना पहुंचे हों। यही नहीं, चनाब के पार राजा सियालकोट को भी पैगाम पहुंचा दिया गया और उसके सिपाहियों ने भी चनाब से लेकर रावी तक का सारा इलाका छान मारा, लेकिन ओशा को मिलना था ना मिली। सिर्फ उसका सांप था जो हमारी कैद और निगरानी में था। हम महाराजा पोरस के खास मेहमान खाने में रोटियां तोड़ रहे थे। महाराजा के सिपाही ओशा की तलाश में जो भाग दौड़ कर रहे थे, उनकी खबर हमें बराबर मिलती रही थी, लेकिन मैं ये देख देख कर हैरान होता था कि सारंग बाबा सिपाहियों की नाकामी की खबरें सुनकर ज़रा भी फिक्र जाहिर नहीं करते थे, जैसे ये उनके लिए कोई बात ही ना थी। हालांकि यही सारंग बाबा थे कि जब बस्ती का सरदार अपना बच्चा गुम होने पर उनके पांव पर गिर गया था तो उन्होंने फौरन ही मुझे हुक्म दिया था कि ज़रा देखो तो सही हमारे दोस्त का बच्चा कहाँ है। सारंग बाबा चाहते तो हम ओशा की नाक से पूछगिछ कर सकते थे, और अगर वो चाहते तो सरदार के बेटे की तरह यहाँ भी ओशा की तलाश का हुक्म दे सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी ओशा का जिक्र नहीं किया था। सारंग बाबा के इस रवैये पर मुझे सख्त हैरानी थी। जब महाराजा पोरस के सिपाही ओशा की तलाश में नाकाम हो गए और थक हार कर बैठ रहे तो फिर महाराजा को हमारा ख्याल आया और वह ठीक आधी रात के वक्त उस मेहमान खाने में आए जहां हमें ठहराया गया था। सारंग बाबा को जैसे पहले से इसका अंदाजा था, वह मुझे बातों में लगाए वक्त गुजार रहे थे। दरवाज़ा खुला था। जैसे ही महाराजा ने दहलीज के अंदर कदम रखा, हम दोनों ने उठकर आदाब किया और सारंग बाबा कहने लगे, महाराज आप और यहाँ, आपने हमें क्यों ना बुलवाया? महाराजा पोरस एक उदासी हंसी हंस दिए और बोले, इस वक्त महाराज हम नहीं आप हैं। मैं यहाँ उस परेशानी का इलाज ढूंढने आया हूँ जिसने पिछले 1 महीने से मेरे दिन का चैन और रात का आराम छीन रखा है। हुक्म कीजिए महाराज। सारंग बाबा ने झुककर आदाब करते हुए कहा, हम जोगियों और सन्यासियों का तो धर्म ही दूसरों की सेवा करना है, राजा प्रजा सबकी सेवा। महाराजा पोरस ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर कहने लगे, आपको जश्न की रात याद होगी जब एक सांप ने हमारे बड़े बेटे को डस लिया था और ओशा गायब हो गई थी। बड़ी अच्छी तरह याद है महाराज, सारंग बाबा ने कहा। बड़े राजकुमार की किस्मत अच्छी थी कि हमने फौरन ही उसके जिस्म से सांप का जहर निकाल दिया। मेरी दुआ है कि बड़े राजकुमार को कुदरत हर मुसीबत से दूर रखे। औलाद गरीब की हो या अमीर की, झोंपड़ी में पले बढ़े या राजमहलों में माँ बाप की आंखों की रोशनी होती है। हम ओशा की बात कर रहे थे, महाराजा पोरस ने कहा। हाँ महाराज, सारंग बाबा बोले, उसका सांप अब तक हमारे पास है। किस्मत की बात है कि ऐसा सांप हमारे हाथ आ गया, लेकिन ओशा हमारे हाथ नहीं आई। महाराजा ने कहा, हमारे सिपाहियों ने सल्तनत का चप्पा चप्पा देख डाला है, और तो और हमारे समधी राजा सियालकोट ने भी अपनी सी कोशिश कर देखी, लेकिन रावी से लेकर जेहलम तक सारे इलाके की तलाशी के बावजूद ओशा का पता नहीं चल सका। महाराज हो सकता है वो जेहलम के पार चली गई हो, सारंग बाबा ने कहा। जेहलम के पार? महाराजा ने कहा, अम्बी की रियासत में, उस अम्बी की पनाह में जो हमारा जानी दुश्मन है, जो मैदान जंग में हमारे मुकाबले में आकर एक बार नहीं कई बार मुंह की खा चुका है। पर सवाल यह है कि ओशा जैसी लड़की जरा सी देर में इतनी दूर कैसे पहुंच सकती है? क्या वो कोई भूत प्रेत थी? ये तो वही जाने, सारंग बाबा ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा। महाराजा पोरस थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, सारंग महाराज, हम जानते हैं कि अम्बी हमारा जानी दुश्मन है और वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए ओछे से ओछा हरबा इख्तियार कर सकता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो कितने पानी में है। ओशा के वाक़ये से ये गुमान होता है कि शायद उसने हमारी जान लेने के लिए ओशा को अपना आलाकार बनाया है। ओशा ने हमारे ही महल में परवरिश पाई है और इससे पहले एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब हमें उसकी वफादारी पर शक हुआ हो। हमारा ख्याल था कि जब ओशा सामने आएगी तो पता चल जाएगा कि असल बात क्या है, लेकिन किस्मत की बात के सिपाहियों की महीना भर की भागदौड़ के बावजूद ओशा हमारे हाथ नहीं आ सकी। यकीन कीजिए महाराज, इस 1 महीने में एक रात भी हम आराम की नींद नहीं सो सके। इसलिए नहीं कि हमें अम्बी से कोई खतरा है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि हमें सच्ची बात मालूम नहीं हो सकी। जब तक हमें सच्ची बात मालूम ना हो जाए, हम अपने जानी दुश्मन के खिलाफ भी अपने दिल में मैल नहीं रखना चाहते। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? सारंग बाबा ने कहा। किसी तरह ओशा को पता चलाइए, महाराजा पोरस ने कहा। ओशा मिले तो सच्ची बात का पता चले, और सच्ची बात का पता चले तो हमारी परेशानी खत्म हो और हमें आराम और सुख का सांस नसीब हो।
सारंग बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज हम तो जोगी और सपेरे हैं, ओशा कोई नागिन तो नहीं है कि हम उसे बीन बजाकर कहीं से निकाल लाएं। अब तक महाराजा पोरस ने बड़े रख रखाव से बातें की थीं, लेकिन सारंग बाबा की मुस्कुराहट ने उन्हें यह एहसास दिला दिया कि यहाँ रख रखाव से काम नहीं चलेगा। उन्होंने शाही आदाब एक तरफ रखते हुए सारंग बाबा के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, महाराज मुझे इस परेशानी और मुसीबत से छुटकारा दिलाइए। आप कहने को जोगी और सपेरे से ही, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप और बहुत कुछ हैं। आप चंदा रानी के लिए सोने का हाथी बना सकती हैं, चंपा बेटी को नाग के पंजे से निकालकर अमर बेटे का घर आबाद कर सकती हैं, अमर के भाई को जहरीले नाग के डसने पर चुटकियों में तंदुरुस्त कर सकती हैं, लेकिन पोरस के लिए कुछ नहीं कर सकते। क्या बाप अपने बेटों से इतना ही क्या गुजरा है? मैं चौंक सा गया। महाराजा पोरस शायद जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार अपने आप को हम की बजाय मैं कह रहा था। ऐसा ना कहिए महाराज, सारंग बाबा ने आगे बढ़कर महाराजा के हाथ थामते हुए कहा, ऐसा ना कहिए, आप तो इस धरती की आबरू हैं। आप तो ऐसे राजा हैं जिन्हें दुनिया वाले रहती दुनिया तक इज्जत के साथ याद करेंगे। ये कहकर सारंग बाबा ने महाराजा के हाथों को अपनी आंखों से लगाया। फिर वो मुझसे कहने लगे, अनोशा बेटे, कुदरत ने तुम्हें वो ताकत बख्शी है कि बड़े बड़े राजा तुम्हारे आगे सर झुकाएं और बड़े बड़े बलवान तुम्हारे सामने कान पकड़ें और माथा रगड़ें। लेकिन आओ और आगे बढ़कर महाराजा के हाथों को बोसा दो। एक दिन आएगा कि तुम अपनी इस खुशकिस्मती पर नाज करोगे कि तुमने महाराजा पोरस के हाथों को बोसा दिया है और अपनी आंखों से लगाया है। सारंग बाबा का हुक्म पाकर मैंने महाराजा के दोनों हाथ थाम लिए। पहले उन्हें चुम्मा और फिर निहायत एहतराम के साथ आंखों से लगाया। मैंने महाराजा के हाथों को आंखों से लगाया ही था कि सारंग बाबा की आवाज़ सुनाई दी, ओशा बेटे, तुम्हें याद होगा कि एक बार तुम हमारे दोस्त सरदार का वो बच्चा ढूंढ कर लाए थे जिसे उसके दुश्मन उठा ले गए थे। एक बार फिर जरा तकलीफ करो और देखो कि ओशा कहाँ है। सारंग बाबा के इन अल्फाज के साथ ही मैंने यूं महसूस किया जैसे मैं एक घने जंगल में हूँ। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा। निहायत घना और खौफनाक जंगल था। तारीकी इतनी ज़्यादा कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। उस तारीक और खौफनाक जंगल में एक हाथ से अपनी बीन संभाले और दूसरे हाथ से झाड़ियों और दरख्तों की झुकी हुई शाखों को एक तरफ हटाते हुए मैं आगे बढ़ रहा था। एक खास किस्म की बू मेरी रहनुमाई कर रही थी। ये वही बू थी जो मुझे तक्षक नाग के मंदिर के शुमाल में पहाड़ी के दूसरी तरफ वादी में उस पुरस्कार गार तक ले गई थी, जिसके दरवाजे पर एक भारी भरकम नाग पहरा दे रहा था और जिसके अंदर सारंग बाबा ने मेरे लिए जाप किया था। इस अजीबोगरीब और पुरस्कार बू की रहनुमाई में ना जाने कितनी देर तक मैं उस खौफनाक जंगल में चलता रहा। आखिर दरख्तों की गुंजानी कम हुई और एक थोड़ी सी खुली जगह नजर आई। इसके साथ ही एक गार का दरवाज़ा नजर आया, जिसके दरवाजे पर एक भारी भरकम सांप कुंडली मारे बैठा था। वो अजीबोगरीब और पुरस्कार बू भी उसी सांप के जिस्म से आती हुई महसूस होती थी। सांप को देखते ही कुदरती तौर पर मेरे हाथ हरकत में आए और मैंने बीन होंठों से लगाई, लेकिन अभी बजाने न पाया था कि एक आवाज़ मेरे कानों में आई, अनोशा महाराज, पहचाना नहीं मुझे? मैं तो आपका पुराना खादिम हूँ। मैं ही तो था जो आपको सारंग बाबा के गार तक लाया था। आइए, तशरीफ लाइए। ये गार के दरवाजे पर बैठे हुए भारी भरकम सांप की आवाज़ थी। मैंने मुस्कुराते हुए बीन होंठों से हटा ली और गार के अंदर दाखिल हो गया। अंदर ओशा बैठी थी। मुझे देखते ही एकदम खड़ी हो गई और हैरानी से बोली, तुम यहाँ कैसे आ गए? तक्षक महाराज के खादिम ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? तक्षक महाराज का खादिम? हाँ, ओशा बोली। वो नाग जो इस गार के दरवाजे पर पहरा देता है तक्षक महाराज का खास खादिम है। उसके होते हुए किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं हो सकती। मालूम नहीं तुम कैसे अंदर आ गए? तक्षक महाराज का ये खादिम तुम्हें कैसे मिला? मैंने पूछा। मैं शीश नाग की बेटी हूँ, ओशा ने कहा, और शीश और तक्षक दोनों भाई हैं। तुम शीश नाग की बेटी हो? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, ओशा ने जवाब दिया। उसी की मेहरबानी से मुझे यहाँ पनाह मिली है। मालूम नहीं तुम कैसे अंदर आ पहुंचे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओशा, मैं शीश नाग का बेटा तो नहीं, लेकिन मुझ पर शीश नाग और तक्षक नाग दोनों का साया है। और तक्षक महाराज का खादिम जो इस गार के दरवाजे पर पहरा दे रहा है, उससे मेरी मुलाकात एक दफ़ा पहले भी हो चुकी है। उसी के जिस्म से निकलने वाली पुरस्कार बू ने मुझे सारंग बाबा के गार तक पहुंचाया है और इसी बू ने मुझे इस गार तक पहुंचाया है। वहाँ भी उसने मेरा रास्ता नहीं रोका था और यहाँ भी उसने मेरा इस्तकबाल किया है। ओशा मेरी तरफ यूं देखने लगी जैसे उसे मेरी बात का यकीन ना हो। वो मरी हुई आवाज़ में कहने लगी, तो यूं कहो कि मेरे मुहाफिज ने ही मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया है, यही समझ लो। मैंने कहा, और अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर महाराजा पोरस के हवाले करूँगा ताकि वो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मुजरिम को सज़ा दे सकें। लेकिन मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया, ओशा बोली।
वो सांप जिसने बड़े राजकुमार की पिंडली पर डसा था और जो महाराजा पोरस को डसना चाहता था, वो सांप तुम अपने साथ लाई थी। तुम्हारा एकदम दरबार से गायब हो जाना ये बताता है कि तुमने महाराजा के किसी दुश्मन का आलयकार बनकर महाराजा की जान लेने की कोशिश की थी और तुम्हारा ये जुर्म ऐसा नहीं है जिसे मुआफ किया जा सके। नहीं नहीं, ओशा ने कहा, मैंने महाराजा के टुकड़ों पर परवरिश पाई है। मैं तो उनकी जान लेने की सोच भी नहीं सकती। उनके किसी दुश्मन का आलाकार बनने से पहले तो मैं अपना गला आप घूंट लूंगी। तो फिर तुम उस सांप को साथ क्यों लाई थी? मैंने पूछा। और जब उसने बड़े राजकुमार को डसने के बाद महाराजा की तरफ रुख किया तो तुम दरबार से गायब क्यों हो गई थी? मैं उस सांप को साथ नहीं लाई थी, ओशा ने कहा। मैंने तो उसे घर पर ही छोड़ दिया था, लेकिन वो मेरा पालतू सांप है और मैं हर वक्त उसे अपने साथ रखती हूँ। जब मैं तुम्हारी बीन की धुन पर नाच रही थी तो वो मेरी तलाश में दरबार में चला आया था। हो सकता है उसने राजकुमार की टांग को मेरी टांग समझ लिया हो। तुम्हारी टांग? मैंने हैरत से कहा। क्या इसका मतलब ये है कि वो सांप जिसे तुम अपना पालतू सांप कहती हो तुम्हें डसता रहता है? नहीं, ओशा ने जवाब दिया, बल्कि यूं कहो कि मैं अपने आप को उससे डसवाती रहती हूँ। उसका जहर मेरी सबसे प्यारी गिज़ा है। फिर यकायक वो एक आह भरकर कहने लगी, किसे खबर थी कि किस्मत का लिखा यूं मेरे सामने आएगा। नजूमी सच्चे थे। तकदीर से भागकर कोई कहाँ जा सकता है। शायद इसीलिए मेरे बाप ने मुझे दरिया की लहरों के हवाले कर दिया था। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरानी से कहा। तुम्हारे बाप ने तुम्हें दरिया की लहरों के हवाले कर दिया था और अभी तुम कह रही थी कि तुम शीशनाग की बेटी हो। दोनों बातें सच्ची हैं, ओशा ने कहा। क्या तुम ओशा की, बदनसीब ओशा की कहानी सुनोगे? ये कोई लंबी कहानी नहीं है, सुन लो, फिर जो जी में आए करना। सुनाओ, मैंने दिलचस्पी जाहिर करते हुए कहा। ओशा ने एक सर्द आह भरी, फिर कहने लगी, मेरा बाप पुष्कलावती के मंदिर का पुरोहित था। पुष्कलावती? मैं ये सुनते ही हैरत से उछल पड़ा। क्या बात है? ओशा ने मुझे हैरान होते देखकर कहा। पुष्कलावती का नाम सुनकर तुम उछल क्यों पड़े हो? मैंने अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए यूं ही बात बनाई, कुछ नहीं, बात यह है कि पुष्कलावती का मंदिर मैंने भी देखा है। वहाँ शीशनाग की मूर्ति है जो खाली सोने की बनी हुई है। बड़ी खूबसूरत मूर्ति है। हाँ, ओशा ने कहा, मैं उसी मंदिर की बात कर रही हूँ। मेरा बाप उसी मंदिर का पुरोहित था। जब मैं पैदा हुई तो मेरे बाप ने बड़ी खुशी मनाई क्योंकि उसके यहाँ मुझसे पहले कोई औलाद नहीं थी। लेकिन जब नजूमियों ने मेरी किस्मत का जायचा तैयार किया और हिसाब लगाकर मेरी तकदीर का हाल बताया तो मेरे बाप की खुशी रंज और अफसोस में बदल गई। नजूमियों ने बताया था कि ये लड़की अपने पालने वाले के लिए मुसीबत का बायस बनेगी और इसकी वजह से एक सांप उसके पालने वाले को डसेगा। नजूमियों का कहा मेरे बाप के लिए पत्थर की लकीर था। उसने मुझे एक संदूक में डलवाकर दरिया सिंध की लहरों के हवाले कर दिया और साथ ही नजूमियों की पेशगोई भी एक अलहदा कागज पर लिखकर संदूक में रखवा दी ताकि अगर किसी को मेरी वजह से नुकसान पहुंचे तो वह खुद इस नुकसान से बरी रहे। मुझे जिस शख्स ने दरिया की लहरों से निकाला था वो एक मछेरा था। उसने 1 साल तक अपनी बेटी की तरह मेरी परवरिश की। फिर ऐसा हुआ कि एक रोज़ वो दरिया पर मछलियां पकड़ने गया तो वहाँ एक नाग ने उसे डस लिया। उसके दूसरे दिन ही उसकी बीवी ने मुझे उसी संदूक में बंद किया और दरिया में डाल दिया। यूं बदनसीब ओशा दूसरी बार दरिया की लहरों के सपुर्द कर दी गई। इसके बाद किस्मत ने मुझे एक बाजीगर की झोली में डाल दिया। वो जगह जगह घूम फिर कर तमाशा दिखाता था। 3 साल तक मेरी परवरिश करने के बाद उसने अपने तमाशे में मुझे भी शामिल कर लिया। उसने मुझे कई करतब सिखाए, तनी हुई रस्सी पर चलना और कलाबाजियाँ खाना। लेकिन मुझे उस बाजीगर के यहाँ सिर्फ 5 साल रहना नसीब हुआ। वो कभी किसी एक जगह जमकर तो रहता नहीं था। एक बार फिरता फिराता यहाँ आया और राजमहल के सामने वाले मैदान में अपना तमाशा दिखाने लगा। तमाशा देखने वालों में सुंदरी नाम की एक औरत थी जो महाराजा के दरबार की रकासा थी। उसने मेरे करतब देखे तो मुझे बाजीगर से मुंह मांगे दामों खरीद लिया और यूं ओशा बाजीगर के साय से निकलकर महाराजा पोरस के साय में आ गई। सुंदरी ने बड़ी मेहनत से मुझे नाचना सिखाया और ये उसी की मेहनत का नतीजा है कि आज मैं महाराजा के दरबार की नामवर रकासा समझी जाती हूँ। सुंदरी आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन मेरी रूह आज भी उसे अकीदत से सलाम करती है। ओशा ये कहकर खामोश हो गई। मैंने कहा, लेकिन वो सांप, उसके मुतल्लिक तुमने कुछ नहीं बताया। वो कहाँ से आया? वो कहाँ से आया ये मैं खुद भी नहीं जानती। वो शुरू ही से उस संदूक में मौजूद है। शायद वो जन्म जन्म का मेरा साथी है। मैं उसे अंबर कहती हूँ। मैं शुरू ही से उसकी और उसके जहर की आती हूँ, लेकिन मुझे ये गुमान तक ना था कि किस्मत का लिखा मेरे आगे आएगा। ओशा, तुमने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश की है, लेकिन एक बात अब भी तुम्हारे खिलाफ जाती है। ये तो बताओ कि जब तुम इस मामले में बेकसूर थी तो दरबार से गायब क्यों हो गई थी? मैं खुद नहीं समझ सकी कि यह सब क्या हुआ और कैसे हुआ। ओशा कहने लगी,
मैं नहीं जानती कि यहाँ क्यों और कैसे आई हूँ। यूं लगता है जैसे कोई अनदेखी अनजानी ताकत मुझे दरबार से उठाकर यहाँ ले आई थी। और जब मैं गार की तरफ बढ़ी थी तो जैसे किसी ने मेरे कान में कहा था, शीशनाग की बेटी, जा अंदर चली जा। तक्षक महाराज का खादिम दरवाजे पर पहरा देगा, उसके होते हुए कोई तुझ तक नहीं पहुंच सकता। पर मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। सच सच कहो कि तुम यहाँ कैसे पहुंचे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि ओशा यहाँ है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यूं समझ लो कि जिस अनदेखी ताकत ने तुम्हें यहाँ पहुंचाया है वही अनदेखी ताकत मुझे यहाँ लाई है। शायद इसलिए कि ओशा अपनी कहानी अनोशा को सुना सके। हाँ, शायद कुदरत की यही मर्जी थी। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुमने बताया था कि तुम्हारे बाप पुष्कलावती के मंदिर का पुरोहित था। हाँ। क्या वो कंटक कबीले से ताल्लुक रखता था? मैंने पूछा। हाँ, ओशा ने जवाब दिया। क्या तुम्हारा दादा कंटक कबीले का सरदार था? हाँ, ओशा ने जवाब दिया। लेकिन तुम क्यों पूछते हो? मैंने ओशा के सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उससे पूछा। क्या उस सरदार की एक बेटी टेक्सला के राजा अंबी से और दूसरी बेटी कश्मीर में तक्षक नाग के मंदिर के पुरोहित से भी आई हुई थी? तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो? ओशा ने बेचैनी से कहा। तुम जानते हो कि मुझे तो मेरे बाप ने पैदा होते ही दरिया में डाल दिया था। मैं क्या जानूं कि मेरे बाप की एक बहन थी या दो बहनें थीं और किसकी शादी कहाँ हुई थी। अब तो मेरा बाप मेरे सामने आए तो मैं उसे भी नहीं पहचान सकूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा जी चाहा कि उसे बता दूं, अपने मुतल्लिक सब कुछ बता दूं, चीख चीख कर उसे कहूं, ओशा, मैं तुम्हारे दादा कंटक कबीले के सरदार की उसकी बेटी का लड़का हूं, जिसकी शादी टेक्सला के राजा अंबी से हुई थी और जिसे राजा अंबी ने राजमहल से इसलिए दूर कर दिया था कि नजूमियों के कहने के मुताबिक राजपाट संभालना उस लड़के की किस्मत में नहीं था। हम दोनों की मिट्टी एक ही है, कंटक कबीले की मिट्टी। मेरी माँ तुम्हारी फूफी थी, तुम्हारा बाप मेरा मामू था। मैं ये सब कुछ कह देना चाहता था, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने मेरे होंठ सी दिए हों। ओशा हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। खुद मैं भी उसके दोनों हाथ थामे टुकर टुकर उसकी तरफ देख रहा था। खासी देर बाद ये कैफियत ख़त्म हुई और मैं फिर अपने आप में आ गया। वही अनोशा बन गया जो सारंग बाबा के हुक्म पर ओशा की तलाश में निकला था। चलो ओशा, तुम्हें दरबार से गायब हुए 1 महीना हो गया है। महाराजा पौरस बहुत परेशान है। ओशा बगैर कुछ कहे मेरे साथ होली। मैं उसके साथ गार से बाहर आया। तक्षक महाराज का खादिम नाग जा चुका था, शायद इसलिए कि मुझे गार तक पहुंचाने के बाद उसका काम खत्म हो चुका था। मैं ओशा को साथ लिए आगे बढ़ा और अंदाजे से जंगल में उसी तरफ को हो लिया जिस तरफ से आया था। झाड़ियों और दरख्तों की झुकी हुई शाखों को हाथों से हटाते हुए हम ना जाने कितनी देर उस खौफनाक जंगल में चलते रहे। फिर जंगल खत्म हो गया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सामने दूर तक एक स्याह दलदल फैली हुई है। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसकी चांदनी उस दलदल को कुछ और खौफनाक बना रही थी। मैंने अंदाजा करने के लिए दलदल में पांव रखा और जब देखा कि मेरे कदम उसमें धंसते नहीं हैं तो आगे बढ़ने लगा। लेकिन 2 ही कदम आगे बढ़ाए थे कि पीछे से ओशा की चीख सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। दलदल के अंदर कदम रखते ही वो कमर तक धंस गई थी। मैं फौरन ओशा के पास पहुंचा और उसे खींचकर दलदल से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने उसे अपनी पीठ पर डाला और बड़े इत्मीनान से दलदल पार करने लगा। ओशा तो दलदल के अंदर कदम रखते ही कमर तक धंस गई थी, लेकिन मैं ओशा को अपनी पीठ पर उठाए दलदल में से यूं गुजर रहा था जैसे वो कोई खुश्क ज़मीन हो। ये बड़ी हैरत की बात थी, लेकिन सिर्फ ओशा के लिए। मेरे लिए अब इसमें हैरानी की कोई बात नहीं रही थी। सारंग बाबा की मेहरबानी से मैं ना जाने क्या से क्या बन गया था। दलदल अबूर करने के बाद खुश्क ज़मीन आई तो मैंने ओशा को पीठ से उतार दिया। वो बार बार हैरानी से मेरे पैरों की तरफ देखती थी, जिन पर दलदल की कीचड़ का निशान तक ना था। मैंने उसकी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए एक तरफ कदम बढ़ाए और ओशा भी चुपचाप मेरे साथ हो ली। इसी तरह चलते चलते हम सुबह के वक्त एक दरिया के किनारे पहुंच गए। ये एक छोटा सा दरिया था जो कहीं आगे जाकर बड़े दरिया में जा मिलता था। हमने उसके किनारे पहुंचकर ठंडा ठंडा पानी पिया और फिर अपने इर्द गिर्द देखा। आसपास कहीं किसी कश्ती, किसी घाट, किसी आदमी का निशान तक न था। हम किसी ऐसी जगह थे जहां पर आदमी बहुत कम गुजरता है। ओशा ने परेशानी से दरिया की लहरों की तरफ देखा, फिर कहने लगी, दलदल से तो तुम गुजर आए हो, अब क्या करोगे? यहाँ तो कोई कश्ती वगैरह भी नहीं है। घबराओ नहीं, कश्ती नहीं है तो ना सही, आओ मेरी पीठ पर सवार हो जाओ। ये समझ लेना कि मैं तुम्हारी कश्ती हूँ। ओशा मेरी पीठ पर सवार हो गई और मैंने दरिया की तरफ कदम बढ़ाए, झिझकते हुए नहीं बल्कि बड़े इत्मीनान से।
और फिर पानी पर यूं चलने लगा जैसे वो पानी नहीं, चांदी की मोटी और भारी चादर हो। जरा सी देर में हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए, लेकिन दरिया के पार पहुंचकर मैंने ओशा को पीठ से नहीं उतारा, बल्कि उसी तरह उसे पीठ पर उठाए आगे बढ़ता गया। काफी दूर उफक पर एक शहर दिखाई दे रहा था और उस शहर में महाराजा के महल के ऊंचे ऊंचे मीनार इतनी दूर से भी साफ नजर आ रहे थे। सारा दिन मैं ओशा को अपनी पीठ पर उठाए सफर करता रहा। शाम हुई तो अब भी वो शहर उतनी ही दूर दिखाई दे रहा था जितना सुबह के वक्त, लेकिन मैं रुका नहीं। शाम हो जाने के बावजूद चलता रहा और आखिरकार ठीक आधी रात के वक्त शहर के बड़े दरवाजे पर जा पहुंचा। ये महाराजा पोरसी की राजधानी थी। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने ओशा को अपनी पीठ से उतारा। वो बड़े मजे से सो रही थी। मैंने उसे दरवाजे के करीब लिटा दिया और दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? दरवाजे की दूसरी तरफ से पहरेदार की आवाज आई। मैंने कहा, मैं ओशा को ढूंढ कर लाया हूं, जल्दी से महाराज को खबर करो। पहरेदार ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। जलती हुई शमा उसके हाथ में थी। उस शमा की रोशनी में उसने ओशा की तरफ देखा। शमा की रोशनी ओशा की आंखों पर पड़ी तो वो जाग गई। अरे, ये तो सचमुच ओशा रानी है, पहरेदार ने कहा। सिपाहियों ने मुल्क का चप्पा चप्पा देख डाला, लेकिन इसका कोई पता नहीं चला। यूं लगता है जैसे आसमान से टपक पड़ी है। चल, तुझे अभी महाराज के सामने पेश करता हूं। ये कहते हुए पहरेदार ने तेजी से ओशा की कलाई थाम ली। ऐसा मालूम होता था जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं। मैंने पहरेदार और ओशा को वहीं छोड़ा और तेज तेज कदम उठाते हुए महल के उस मेहमान खाने के दरवाजे पर जा पहुंचा जहां हमें ठहराया गया था। दरवाजे पर पहुंचते ही सारंग बाबा की आवाज मेरे कान में पड़ी। लीजिए महाराज, आपकी ओशा मिल गई है। मैं यूं चौंका जैसे एक गहरे ख्वाब से जागा हूं। महाराजा पोरस के हाथ अभी तक मेरे हाथों में थे और मैं उन्हें अपनी आंखों से लगाए हुए था कि एकदम कोई चीज धप से मेरे कदमों के करीब आकर गिरी। महाराजा पोरस अपने हाथ छुड़ाकर पीछे हट गए और इसके साथ ही एक हल्की सी चीख फिजा में गूंज गई। ये चीख ओशा की थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। ओशा महाराजा के कदमों में पड़ी थी और महाराजा से चंद कदम परे दरवाजे के करीब वो पहरेदार खड़ा था जिसे मैंने शहर के बड़े दरवाजे के पास देखा था। कहाँ से मिली ये? महाराजा पोरस की गुस्से भरी आवाज गूंजी। पहरेदार अभी कुछ जवाब न दे पाया था कि ओशा तड़प कर उठ खड़ी हुई और बोली, महाराज, इस बेचारे से क्या पूछते हैं आप? इस सुपेरे से पूछिए जो सारी रात मुझे अपनी बीन पर नचाता रहा था। यही मुझे लेके आया है और ना जाने कितनी दूर से और कितने दिन का सफर तय करके जंगल, दलदल और दरिया अबूर करके लाया है। क्या बकती हो? महाराजा ने गुस्से से कहा। सारंग बाबा और अनोशा महाराज तो एक पल के लिए भी यहाँ से कहीं नहीं गए। साफ साफ बताओ कि तुमने किसके इशारे पर हमारी जान लेने की कोशिश की थी। सच बोलोगी तो शायद हम तुम्हें मुआफ कर दें। महाराज, ओशा ने बड़े इत्मीनान से कहा, मैं सच कह रही हूँ और सच ही कहूँगी। मैं शीशनाग की बेटी हूँ और शीशनाग की बेटी झूठ बोलना नहीं जानती। मैंने आपका नमक खाया है। मैं आपकी या बड़े राजकुमार की जान लेने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, ना अपने इरादे से और ना किसी के इशारे पर। तो फिर ये सब कुछ कैसे हुआ? वो सांप जिसने हमारे बड़े बेटे को डसा और जो हमें डसने वाला था वो तुम्हारा सांप था। फिर तुम दरबार से गायब हो गई और अब पूरे 1 माह के बाद आई हो। अगर तुमने कोई जुर्म नहीं किया था तो दरबार से क्यों गायब हो गई? महाराज, मैं सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुनाई देती हूँ। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। इधर महाराजा पोरस और ओशा में तो ये सवाल जवाब हो रहे थे और उधर पहरेदार दरवाजे के करीब खड़ा बेचैन हो रहा था। उसका ख्याल था कि ओशा को महाराजा के सामने पेश करने पर उसे भारी इनाम मिलेगा। महाराजा ने अचानक उसकी तरफ नजरें उठाई तो उसकी बेचैनी को समझ गई। उन्होंने उसी वक्त अपनी उंगली से सोने की अंगूठी उतारी और पहरेदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम। पहरेदार झुककर अदाब बजा लाया और अंगूठी ले ली। उसने एक दफा फिर झुककर सलाम किया और उल्टे पांव वहां से रुखसत हो गया। पहरेदार के चले जाने के बाद ओशा ने शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुना दी। महाराजा देर तक खामोश रहे और फिर सारंग बाबा से कहने लगे, महाराज, ओशा ने जो कुछ बयान किया है वो ऐसा है कि किसी को इस पर मुश्किल ही से यकीन आ सकता है। आखिर ये कैसे हो गया कि अनोशा यहाँ से एक पल के लिए कहीं नहीं गए और ओशा कहती है कि अनोशा उसे बहुत दूर से जंगल और दलदल और दरिया अबूर करके लाए हैं। सारंग बाबा मुस्कुरा दिए और कहने लगे, महाराज, अनोशा मेरा बेटा है, ऐसा बेटा कि जिसके लिए मैंने तक्षक महाराज का जाप किया था। जो कुछ हुआ वो अनोशा के लिए मामूली बात है। आप यकीन करें या ना करें, हमें ओशा की बात के सच होने का पूरा यकीन है। अगर इसकी बात सच्ची है तो ये दरबार से क्यों गायब हुई थी और 30 दिन तक गायब क्यों रही? सारंग बाबा बोले, महाराज, इस दुनिया पर ना जाने कौन सी अनदेखी अनजानी ताकतें हुकूमत करती हैं।
जब मामला ऐसी ताकतों का हो तो किसी राजा किसी महाराजा की ताकत कुछ काम नहीं आती। ओशा पहले दिन ही आ सकती थी, लेकिन कुदरत शायद आपको ये बताना चाहती थी कि इस दुनिया का ताकतवर से ताकतवर इंसान भी उसके आगे बेबस है। हम सब कुदरत के आगे बेबस हैं, महाराजा ने कहा, खिलौनों की तरह कमज़ोर और बेबस। कुदरत जब चाहती है बड़ी बेदर्दी से उन खिलौनों को तोड़ डालती है। इसके बाद वो थोड़ी देर तक खामोश रहे और फिर ओशा से मुखातिब हुए। ओशा, तुम्हारी दास्तान ऐसी नहीं है जिस पर कोई आसानी से यकीन कर ले, लेकिन सारंग बाबा कहते हैं तो हम भी माने लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा जैसा कि तुमने बयान किया है। अब हमें यह तो इत्मीनान हो गया है कि जो कुछ हुआ उसमें हमारे किसी दुश्मन का हाथ नहीं था, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसी सूरत फिर पैदा हो और इसकी वजह से हमें फिर परेशानी उठानी पड़े। सांप का डसा रस्सी से पनाह मांगता है और दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। ये कहकर महाराजा पोरस जरा देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, इसलिए तुम्हारे बारे में हमारा फैसला ये है कि तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। जहाँ कहीं जाना चाहती हो जा सकती हो, बताओ कहाँ जाना पसंद करोगी। ओशा ने जरा देर सोचा, फिर कहने लगी, पुष्कलावती। पुष्कलावती? हाँ महाराज, शीशनाग के मंदिर में। लेकिन वहाँ तुम कैसे पहुँचोगी? महाराजा ने कहा, इसके लिए तुम्हें राजा अंबी के इलाके से गुजरना पड़ेगा। वो हमारा जानी दुश्मन है और तुम्हारा हमारे दरबार में होना उसके इलम में है। ऐसे में तुम पुष्कलावती कैसे जा सकोगी? हम ले जाएंगे महाराज, सारंग बाबा ने कहा, हम इसे पुष्कलावती ले जाएंगे। आगे क्या हुआ ये जानिए इस सीरीज की अगली कहानी में।